Hello everyone, I am Sujit Bhardwaj and today I am going to take the next topic of our lesson number 9 and the topic is rules for inheritance of traits and particularly what is the contribution of Mr. Mendel. This will be the topic for today's video. Students, you know very well what is the meaning of inheritance. That is a process in which the characters of parents are transferred from one generation to their next generation. Traits, you know very well. Every character has 2 traits. Now, how these traits are transferred from parents to their offsprings. यहाँ एक नया वर्ड भी आएगा, प्रोजिनी. हम एक बात करेंगे, एक नए टर्म के बारे में बात होगी. आई विल डिस्कस इट लेटर ऑन. फिलहाल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये जानना है कि इज देयर एनी रूल अकॉर्डिंग टू विच द ट्रेट्स और यू कैन से द कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन. Certainly the answer is yes. There are certain rules and particularly those rules were designed by Mr. Mendel, Gregor Johann Mendel, and that is why the great fellow Mr. Mendel is known as father of genetics. Mr. Mendel is known as the father of genetics due to his contribution. Now, who is Mr. Mendel? What is the contribution? We shall discuss in the videos. इस टॉपिक को मैं एक से ज्यादा वीडियो में कंप्लीट कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है and you find it difficult to concentrate. Mr. Mendel was born on July 22, 1822. इसका मतलब ये हुआ कि approximate 200 years back that fellow was born, जिसके बारे में आज भी हम बहुत रेस्पेक्ट से बात करते हैं क्योंकि नॉलेज कभी खत्म नहीं होता है. नॉलेज की रेस्पेक्ट कभी खत्म नहीं होती. दैट इज व्हाई आई ऑलवेज एडवाइस यू स्टूडेंट, प्लीज हैव द मैक्सिमम नॉलेज सो दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी. ही ट्राइड टू हैव द स्टडी अर्ली एजुकेशन एट होम. उनकी पहली जो एजुकेशन थी, बेसिक एजुकेशन, वो घर पर ही हुई. एंड ही बिकेम द प्रीस्ट. ये बड़ी अजीब सी बात है उनके लाइफ के बारे में. ही बिकेम द प्रीस्ट एट द एज ऑफ 25 ईयर. 25 ईयर के एज पर वो जिस मोनेस्ट्री में रहते थे, मोनेस्ट्री एक ऐसी जगह होती है जहां पर पर्टिकुलरली मॉन्क्स रहते हैं, नन्स रहती हैं, ऐसी जगह को मोनेस्ट्री बोलते हैं. तो वहां के वो प्रीस्ट बन जाते हैं और ये बात है 1847, यानी हमारा देश आजाद होने से 100 साल पहले की बात है. ठीक 100 साल पहले. ये याद रखने में आपको इजी रहेगा. लेटर ऑन ही वाज सेंट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना. वियना का नाम आप सभी ने सुना होगा, इटली में ये काफी फेमस सिटी है. वो उस यूनिवर्सिटी में इनको भेजा गया. किस बात के लिए भेजा गया? टू स्टडी द साइंस एंड मैथ्स. साइंस और मैथ्स की स्टडी के लिए इनको वहां पर भेजा गया. बट वो 1853 में वापिस आ जाते हैं. 1853 में he came back and he was not able to clear the exam for teaching certificate. टीचिंग सर्टिफिकेट उनको मिलना था कि ये पढ़ा पाए, but unfortunately he was not able to clear that exam. अब आप सोच रहे होगे सर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आई एम टीचर, आई हैव क्लियर्ड द टीचिंग सर्टिफिकेट एग्जाम, आई हैव द मास्टर्स डिग्री, बट स्टिल आई एम नॉट ग्रेट लाइक मिस्टर मेंडल. तो कई बार साइंटिस्ट बनना आसान है, टीचर बनना मुश्किल है. एनीवे, ही केम बैक टू द मोनेस्ट्री और मोनेस्ट्री में आने के बाद ही स्टार्ट ग्रोइंग द पी प्लांट्स, जिनको हम गार्डन पी बोलते हैं.
पी प्लांट्स को उन्होंने ग्रो करना शुरू किया। पी प्लांट का अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट ईयर आप लोगों ने बायोलॉजिकल नेम पढ़ा था पी प्लांट का, एंड दैट इज पाइसम सैटिवम, PISUM, याद रहेगा, दैट इज पाइसम सैटिवम, SATIVUM. S will be small here. This is the biological name. बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था, जिसमें दो नेम किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे हम ह्यूमन बीइंग होमो सेपियंस लाइक दिस। एनीवे, इन्होंने 7 साल तक फॉर 7 years कंटिन्यूअसली ही स्टडीड द different type of features, different type of character transfer in the pea plants. पाइसम सैटिवम जिसको मैं बोल रहा हूं, इसको उन्होंने स्टडी किया 7 साल तक लगातार ये काम किया। उसके बाद जो इन्होंने रिजल्ट्स निकाले, क्योंकि इनको साइंस और मैथ्स का भले ही वो सर्टिफिकेट पास नहीं कर पाए, लेकिन ही हैड द बेसिक नॉलेज। उस बेसिक नॉलेज को उन्होंने अपनी जो ऑब्जर्वेशन थी, अपनी जो गार्डनिंग थी, पी प्लांट की जो प्रोडक्शन था, पहले एक जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसके सीड लेके नेक्स्ट में जाते हैं, सेम सीड को ग्रो करते हैं, कई बार मिक्स करते हैं, ऐसे बहुत सारे उन्होंने प्रैक्टिसेस की। उन प्रैक्टिसेस का 7 साल का जो रिजल्ट निकलता है, उस रिजल्ट को उस टाइम पर पब्लिश होने वाला एक पेपर था, एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। उस पेपर का नाम क्या है? एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, इस टाइटल से इसको पब्लिश करवाया गया। बट उस पेपर का एक लोकल पेपर था और सर्कुलेशन बहुत ज्यादा नहीं था। सर्कुलेशन बहुत ज्यादा ना होने की वजह से लोग उसको नोटिस नहीं कर पाए। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, अप टू 34 years he was unnoticed। 34 साल तक उनका जो काम है वो नोटिस नहीं हो पाया। 34 ईयर के बाद डिफरेंट कंट्रीज के साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट कहेंगे हम, हॉलैंड से थे, जर्मनी से थे, 3 ऐसे बायोलॉजिस्ट ने मिलकर के 1900 में रीडिस्कवर्ड हिज वर्क, एंड 1901 में this work was again published। इस काम को दोबारा से पब्लिश किया गया, एंड देन ही गेन द नेम एंड फेम, एंड द प्रिंसिपल्स गिवन बाय मिस्टर मेंडल ने जो अपना वर्क बनाया था, जो काम किया था, जो रिजल्ट्स निकाले थे, दोज रिजल्ट्स आर नोन एज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। जहां ये रूल लिखा हुआ है, रूल ऑफ इनहेरिटेंस, और यू कैन से लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो लॉ है, इस नाम से उनके वर्क को जाना जाता है। और जैसा मैं पहले बता चुका हूं, दिस नेम एंड दिस वर्क वाज सो इंपॉर्टेंट दैट ड्यू टू दिस वर्क, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जो उन्होंने पी प्लांट के ऊपर किया है, ही वॉज रिस्पेक्टफुली नेम्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। राइट बेटा? तो यहां तक मिस्टर मेंडल के बारे में ध्यान से सुन लिया। एक बार फिर से बता दूं, 1822 में उनका बर्थ होता है, अर्ली एजुकेशन घर पर ही होती है, ठीक है। उसके बाद 1847 में वो प्रीस्ट बन जाते हैं 25 ईयर की एज में। फिर उनको इटली भेजा जाता है, वियना में, और वियना जो यूनिवर्सिटी है वहां पर भेजा जाता है कि आप साइंस और मैथ्स पढ़ के आइए, ताकि आपको टीचिंग एबिलिटी मिल जाए, एक सर्टिफिकेट मिल जाए। अनफॉर्चुनेटली ही वाज नॉट एबल टू
complete that course, he came back and he started growing the pea plants and tried the various experiments for 7 years. 7 साल के बाद 1856 से लगभग 1865 तक का ईयर है, एंड वहां तक इन्होंने इसको ट्राई किया और ट्राई करके इन्होंने पब्लिश करवाया एक टाइटल से, और टाइटल क्या था? एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन जिस पेपर में ये पब्लिश होता है उस पेपर को ज्यादा सर्कुलेशन नहीं था, ज्यादा लोगों तक वो नहीं पहुंच पाया, लोकल पेपर था, और 34 ईयर तक ये अननोटिस रहते हैं। 1900 में दोबारा से लोगों को इनके वर्क के बारे में जानकारी मिलती है, और वो हॉलैंड, जर्मनी इस तरह के रहने वाले बायोलॉजिस्ट थे। उन 3 बायोलॉजिस्ट ने मिलकर के इस वर्क को दोबारा से पब्लिश करवाया 1901 में, और उसके बाद से मिस्टर मेंडल को रेस्पेक्ट, नेम एंड फेम मिला। ठीक है, और वो जो वर्क है, दैट वर्क इज नोन एज द प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। आप प्रिंसिपल वर्ड भी लिख सकते हैं, लॉज लिख सकते हैं, रूल लिख सकते हैं, बात एक ही होती है। और इसी की वजह से इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। पॉइंट इज क्लियर? अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई डिड ही सेलेक्टेड द पी प्लांट? व्हाई द पी प्लांट्स ओनली? अदर प्लांट क्यों नहीं? Question arises, why pea plants? पी प्लांट्स को सेलेक्ट करने के पीछे क्या लॉजिक था, क्या रीजन था? देयर आर वेरियस रीजंस, कई सारे कारण थे। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मुझे भी लगती है, पी प्लांट हैज शॉर्ट लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल आप अच्छे जानते होंगे। लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि किसी चीज का बर्थ होता है, वो मैच्योर होता है, राइप अप होता है, और फिर खत्म हो जाता है। दिस कंप्लीट ड्यूरेशन इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। पी प्लांट का लाइफ साइकिल मुश्किल से 2 से 3 मंथ होता है। अब 2 से 3 मंथ होने का मतलब ये हुआ कि एक ईयर में आप 3 से 4 बार उस चीज को ट्राई कर सकते हैं। अगर किसी चीज का लाइफ स्पेन ज्यादा लंबा हो जाता है तो उसमें रिजल्ट्स को रिपीट करने के लिए हमें बहुत सालों तक वेट करना पड़ेगा। तो यहां लाइफ साइकिल छोटा होने की वजह से he was able to generate, he was able to reproduce several generation in a year। एक ही साल में कई सारी जनरेशन को पैदा कर पाए। नंबर 2, pea plants are bisexual flowers। bisexual flowers, कि इनकी जो फ्लावर्स हो बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल टर्म आप बच्चों ने पढ़ रखी हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो केवल एक ही टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं। हम या तो मेल हैं या हमारे पार्टनर फीमेल हैं। मेल केवल स्पर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी मेल गैमेट हो गया। फीमेल केवल ओवम प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो ये जो प्लांट है हमारे पास, पी प्लांट, इसमें दोनों तरह की एबिलिटी रहती है। आप बच्चों ने देखा होगा कि अगर हम पी प्लांट के बारे में बात करते हैं या किसी फ्लावर के बारे में बात करते हैं, तो फ्लावर का इस तरह से फीमेल पार्ट बनता है। दिस अपर पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड स्टाइल, एंड दिस लोअर पोर्शन इज कॉल्ड ओवेरी। राइट? अब इस ओवेरी के साथ में कई बार इसमें से थ्रेड लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स बाहर निकलते हैं, एंड देयर स्ट्रक्चर इज नोन एज द मेल पार्ट, जिसको हम स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन का बिल्कुल आगे वाला जो हिस्सा होता है, यहां पर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। राइट? अब ये जो पोलन ग्रेन यहां प्रोड्यूस होते हैं, दोस पोलन ग्रेन इफ दे गेट ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, अगर वो स्टिग्मा पर आ जाते हैं, दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर मान लीजिए इसको आप यहां से रिमूव कर देते हैं और किसी दूसरे फ्लावर से आप लेकर के आते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। तो इस प्लांट में बाइसेक्सुअल होने की वजह से सेल्फ पॉलिनेशन भी पॉसिबल है, और इसके जो ऑर्गन्स हैं दे वर क्वाइट लार्ज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लार्ज है, इसलिए इसमें क्रॉस पॉलिनेशन अगर करवाना है आर्टिफिशियल तरीके से, दैट इज आल्सो पॉसिबल। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, दूसरा पॉइंट लिख देंगे आप। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन इज पॉसिबल, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन is possible due to large reproductive parts।
ड्यू टू लार्ज, थोड़ा सा बड़े साइज के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रहेगी। अब देखो इसमें क्या होता है कि कई बार ये जैसे मैंने बताया था, यहां पर अगर हम स्टेमन को यहां से रिमूव करना चाहें आर्टिफिशियल तरीके से, इट इज कॉल्ड एमेस्कुलेशन। रिमूवल ऑफ द मेल पार्ट, रिमूवल ऑफ द एंथर, ये जो ऊपर का पार्ट होता है जहां पर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है, इसको हटा दिया जाए। एंथर को हटाएंगे तो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं होगा। पोलन ग्रेन का मतलब इसके पास मेल मटेरियल प्रोड्यूस नहीं होगा। एक फ्लावर के पास खुद का मेल मटेरियल नहीं है तो आपको बाहर से लाना पड़ेगा। जब आप दूसरे से ला करके अपने हाथ से काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, क्योंकि पोलन ग्रेन आपने किसी और फ्लावर से कलेक्ट किए, किसी दूसरे प्लांट से कलेक्ट किए, तो प्लांट से दूसरे से आने की वजह से क्रॉस वर्ड आता है। जब तक वही फ्लावर रहेगा, वही प्लांट रहेगा, तब तक सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर एक फ्लावर एक प्लांट का है और दूसरा फ्लावर दूसरे प्लांट का है, सिमिलर प्लांट होनी चाहिए, दोनों आपके पास भी प्लांट हो सकते हैं, दो आपके पास मैरीगोल्ड हो सकते हैं, दो आपके पास कोई और प्लांट हो सकते हैं, दो सिमिलर प्लांट डिफरेंट वन, एक का पोलन ग्रेन दूसरे पर अगर आप ट्रांसफर करेंगे, आर्टिफिशियल तरीके से करेंगे तो वर्ड आर्टिफिशियल जुड़ गया, और पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ है, क्रॉस हुआ है, सो इट इज कॉल्ड द क्रॉस पॉलिनेशन। उसी फ्लावर से हो जाए या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर से हो जाए, इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो टाइप का होता है। ठीक है, अगली चीज हमें समझनी है इसमें कि जो प्लांट है इसके पास बहुत सारे अलग अलग डिस्टिंक्ट इजीली डिटेक्टेबल फीचर्स है। प्लांट्स हैव मैनी, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ यहां पर, हैज मैनी, हैज का मतलब किसके पास, ट्री प्लांट के पास, हैज मैनी। आप कह सकते हैं क्लियर, और यू कैन से डिस्टिंक्ट, DISTINCT, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, और डिस्टिंक्ट भी कैसे हैं, डिटेक्टेबल, जिनको इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है, डिटेक्टेबल, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। कई सारे ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हैं, जैसे इसके फ्लावर का कलर है, दैट में बी द वॉयलेट और दैट में बी द व्हाइट, दीज आर द कॉन्ट्रास्टिंग। सीड की शेप की मैं बात करूंगा थोड़ी सी देर में। अभी एक टेबल ड्रॉ करने वाला हूं, उसको आप बार बार देखेंगे तो उस टेबल में हम ऑब्जर्व करेंगे कि पी प्लांट में 7 टाइप ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स पॉसिबल हैं जो मिस्टर मेंडल ने लिए। ठीक है, और अगला पॉइंट आप बच्चों ने लिखना है, यहां पर मैं साइड में लिख रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट, दैट पॉइंट इज प्लांट्स, जो हमारे पास ये प्लांट है, इट हैज द लार्ज प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। पॉइंट नंबर 5 कह सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। सीड्स बहुत सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब सीड ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं तो उससे बड़े ऑथेंटिक रिजल्ट्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं। वी कैन कंक्लूड द ऑथेंटिक रिजल्ट। केवल एक या दो हो तो उसमें चांस फैक्टर ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन जब बहुत सारी चीजें हो तो सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी को ढूंढना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है, उससे आप परसेंटेज इजीली फाइंड कर सकते हैं। पॉइंट इज क्लियर? ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान करनी है। तो हमारे पास फिर से मैं रिपीट कर दूं कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया, ड्यू टू शॉर्ट लाइफ साइकिल शॉर्ट है। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, इस प्लांट को रेज करना, उगाना, मेंटेन करना, हैंडल करना बहुत इजी है। दैट कैन बी द नेक्स्ट वन, इजी टू रेज, मेंटेन एंड हैंडल द प्लांट्स। इसलिए इसको उन्होंने सेलेक्ट किया। सो शॉर्ट लाइफ साइकिल, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आपको बता दिया, बाइसेक्ट और आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन बता दिया। आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन के साथ में एक और टर्म आपको शेयर कर रहा हूं, दैट इज एमेस्कुलेशन, यानी रिमूवल ऑफ द एंथर आर्टिफिशियल वे। एंथर को आप रिमूव कर दें और फिर पोलन ग्रेन दूसरे से ट्रांसफर करें।
दूसरे से ट्रांसफर करेंगे, उसका नाम क्रॉस पॉलिनेशन। एंथर को रिमूव कर रहे हैं, उस प्रोसेस का नाम एमेस्कुलेशन। दैट इज इंपॉर्टेंट। कई बार 1 मार्क में 2 मार्क में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि हैज मैनी डिस्टिंक्ट कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। पी प्लांट में कई सारे कंट्रास्टिंग ट्रेट हैं, और कितने ट्रेट हैं? 7 ट्रेट हैं। मैं अभी एक टेबल आपके लिए ड्रॉ करने वाला हूं, उस टेबल की हेल्प से हम इसे स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोडक्शन एंड इजी टू रेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी काम को इजी हो अगर करना तो हम उसको बार बार करना चाहेंगे, वी लाइक इट। तो दैट इज इजी टू रेज, इजी टू मेंटेन, इजी टू हैंडल। दीज वर द पॉइंट्स, ठीक है। तो ध्यान करिए। नाउ द टेबल, नाउ यू कैन सी क्लियरली आई हैव मेंशन्ड द 7 कैरेक्टर्स, 7 different traits which will be visible in the pea plant as observed by Mr. Mendel. 7 मेन जो कैरेक्टर्स हैं, 7 मेन जो डिस्टिंग्विशेबल फीचर्स हैं, जिनको बिल्कुल अलग आप क्लियरली देख सकते हैं। दे आर सीड शेप। अब सीड शेप 2 टाइप की हो सकती है। सीड हमारे पास राउंड शेप में भी हो सकते हैं, और दे में भी इन द रिंकल्ड शेप। इस पूरी टेबल का आप चाहें तो पहले स्क्रीनशॉट ले लें, that will be easy for you. However, I am sharing the picture also. So when the seed is completely round, the round means the seed may be like this, perfectly round. He named as the round shape. But कभी कभी सीड हमारे उतने अच्छे राउंड नहीं होते हैं, they may have the some disturbed shape also, that is called the wrinkled seed. और जब इन ट्रेट को दिखाएंगे तो ट्रेट को एक पेयर की फॉर्म में दिखाते हैं। पेयर इज रिटन लाइक दिस, आर एंड आर। जब भी कोई एक कैरेक्टर होगा, एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट होंगे, दोनों ट्रेट को पेयर ऑफ अल्फाबेट से शो करना है। बी केयरफुल। जो क्लियर है, जो विजिबल है, जो दिख रहा है, दैट ट्रेट इज नोन एज द डोमिनेंट ट्रेट। The trait which appears in the offspring, पेरेंट की तरफ से जो कैरेक्टर का ट्रेट अपीयर हो गया है अगली पीढ़ी में, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट। और जो दब के रह गया अंदर, उसको बोलेंगे रिसेसिव ट्रेट। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक पेरेंट्स हैं, उनमें एक का कलर फेयर है और दूसरे का कलर डार्क है, लेकिन जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, कंट्रीब्यूशन तो दोनों का 50-50% है। एक सेल वहां से आई है, एक मेल से एक फीमेल से। लेकिन जब अगली पीढ़ी पैदा होती है, जब ऑफस्प्रिंग पैदा होती हैं, तो उसमें ये पॉसिबिलिटी है या तो बच्चा गोरा होगा या थोड़ा सा सांवला डार्क कलर का हो जाएगा। अब अगर गोरा कलर आ गया है तो हम कहेंगे फेयरनेस इज डोमिनेंट, और अगर वो बच्चा डार्क कलर का हो गया तो हम कहेंगे डार्कनेस इज डोमिनेंट। तो जो चीज दिखाई दे रही है दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट, और जो अंदर है लेकिन अभी नहीं दिख रही, हो सकता है वो कमिंग जनरेशन में अपीयर हो जाए, दैट इज कॉल्ड रिसेसिव। याद रखना बच्चों। सो रिसेसिव ट्रेट के लिए रिंकल्ड रहेगा हमारे पास। तो शेप अगर रिंकल्ड आएगी तो उसको आप स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर राउंड आएगी तो किसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल आर से। ये जरा ध्यान कर लीजिए, अगले टॉपिक में इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। सीड कलर में भी ऑफ 2 टाइप्स। सीड में भी येलो। अगर वो येलो है तो कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट होगा, और अगर वो ग्रीन है तो स्मॉल वाई से। ध्यान कर लीजिए, ग्रीन का मतलब जी मत लिख देना गलती से। कई बार ये ध्यान नहीं रहता है कि स्टार्टिंग अल्फाबेट में तो जी है सर, जी लिख देते हैं, क्योंकि येलो का वाई आया तो ग्रीन का जी लिख दें। ऐसा नहीं करना। सेम अल्फाबेट वाई एंड वाई लाइक दिस, ठीक है। इसी तरह फ्लावर का कलर हो सकता है। पी प्लांट में 2 तरह के कलर्स होते हैं, या तो वायलेट होते हैं या व्हाइट होते हैं। अगर वायलेट है तो लिखेंगे कैपिटल वी, व्हाइट है तो डब्ल्यू नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? स्मॉल वी, ठीक है। और इसी तरह से पोड शेप। अब पोड समझते हैं? पोड का मतलब क्या होता है? मटर की जो फली होती है, आप बच्चों ने देखा होगा, एंजॉय किया होगा, बहुत टेस्टी होते हैं उसके ग्रीन सीड अगर आप खाते हैं तो वो जो मटर की फली होती है, अगर वो फली इस तरह से है लाइक दिस, अगर वो पूरी तरह से इन्फ्लेटेड है तो हम कहेंगे इन्फ्लेटेड। और अगर उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया है कि कुछ इस टाइप से है, उसके दाने कुछ आपको अलग से दिख भी जाएंगे, इस तरह से सीड काउंट कर सकते हैं। ये है तो इन्फ्लेटेड और ये है तो कंस्ट्रिक्टेड। देखिए इन्फ्लेटेड के लिए कैपिटल आई आएगा,
और अगर शेप रिस्ट्रिक्टेड आ गई है, इस तरह की शेप आ गई है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे स्मॉल आई। नेक्स्ट हमारे पास है पोर्ड कलर, यानी इस फली का कलर कैसा है। पोर्ड कलर दो टाइप के हो सकते हैं, ग्रीन कलर हो सकता है या येलो हो सकता है। ग्रीन है तो कैपिटल जी और येलो है तो स्मॉल जी। नेक्स्ट इज फ्लावर पोजीशन। अब फ्लावर पोजीशन में बेटा ध्यान करेंगे, कई बार जो मटर का पौधा होता है ना, उसके बिल्कुल टॉप के ऊपर फ्लावर आता है। अगर टॉप के ऊपर फ्लावर आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनल। और अगर बीच में कहीं पर फ्लावर आते हैं, बीच बीच में स्टेम पर, मान लीजिए ये स्टेम है हमारे पास लाइक दिस, यहां पर फ्लावर आ जाते हैं, यहां पर फ्लावर आ जाते हैं, तो ये तो बोलेंगे हम एक्सियल पोजीशन। और अगर बिल्कुल उसके टॉप के ऊपर जाकर के यहां पर आ रहा है, प्लांट के टॉप के ऊपर ही आ रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, टर्मिनल, बिल्कुल एंड पर। तो अगर एक्सियल है तो ए आएगा और टर्मिनल है तो क्या आ जाएगा, स्मॉल ए। एंड लास्ट बट नोट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दैट इज स्टेम हाइट, कि आपका जो मटर का पौधा है उसका स्टेम कितना लंबा होगा। क्या काफी अच्छा लंबा हो गया तो टॉल बोलेंगे, छोटा रह गया तो क्या बोलेंगे, ड्वार्फ बोलेंगे। तो टॉल के लिए लिखा जाएगा कैपिटल टी और ड्वार्फ के लिए क्या लिखा जाएगा, स्मॉल टी। ठीक है, सो दीज आर द 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स विच वर कंसिडर्ड बाय मिस्टर मेंडल ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, मेंडल 7 को लेते हैं, लेकिन हमें 7 की जरूरत नहीं है। अपने सिलेबस में मेनली हम 3 चीजें पढ़ेंगे। एक हम फोकस करेंगे शेप के ऊपर, सीड शेप। तो ये आर का कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एक हम फोकस करेंगे सीड के कलर के ऊपर, तो आपको वाई और वाई का अच्छे से ध्यान करना है। और सबसे ज्यादा जो रिपीट होता है वो हमारे पास होता है स्टेम हाइट, तो इसलिए आपने कैपिटल टी और स्मॉल टी का ध्यान करना है। सो दीज आर द 3 मेन कैरेक्टर्स जो हम अपने सिलेबस में अभी अगला जो पार्ट आएगा इस वीडियो का, उसमें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट हैं उनके रिजल्ट्स किस तरह से निकले, मोनोहाइब्रिडाइजेशन की बात करूंगा मैं, ठीक है, डाई हाइब्रिड की बात करूंगा, यानी एक फीचर लेकर के करते हैं तो क्या रिजल्ट आते हैं, 2 फीचर को एक साथ कंसिडर करते हैं तो क्या रिजल्ट आते हैं, और उनके लॉज को फिर आगे क्या क्या नाम दिए गए हैं, इट विल बी टेकन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।